वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको आप देख सकते हैं कि प्रिफेक्शन आईएएस द्वारा 68 बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसी का ये टेस्ट पहला है। इसमें आपको 150 क्वेश्चन कराए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, बट मैं हिंदी में ही पढ़ाऊँगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ें और पीडीएफ वहाँ पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो बच्चा 150 में से लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन बना रहा है, यानी वो अपनी तैयारी बहुत अच्छा कर चुका है। और ये परफेक्शन आईएएस द्वारा तैयार किया गया टेस्ट है, बहुत अच्छा। परफेक्शन आईएएस ये पटना की संस्था है और बहुत अच्छा टेस्ट है, जरूर बनाइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन दिया कि तोल्काप्पियम किसका नाम है। तोल्काप्पियम किसका नाम है ये पूछ रहा है। तो तोल्काप्पियम जब ये तमिल व्याकरण की एक पुस्तक है, किसकी है बाबू, तमिल व्याकरण की पुस्तक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम में किस नदी की संतुति की गई है। तो ये 5वीं सदी का तमिल महाकाव्य है शिल्पादिकरम, इसमें आपको कावेरी नदी की संतुति की गई है। किसके बारे में है बाबू, कावेरी नदी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखें, अशोक के अभिलेख में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है। तो अशोक के अभिलेख में से निम्नलिखित शासक में से चोल का भी मिलता है, चेर का भी मिलता है, पांड और सत्यपुत्र, ये चारों जो दिया हुआ है चारों का अशोक के आपको अभिलेख में इनकी चर्चा की गई है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजा था। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजा था। तो याद रखिएगा वो राजदूत भेजे थे पांडे। कौन, पांडे भेजा था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उरई प्रसिद्ध है। तो उरई किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन है। तो उरई बहु प्रसिद्ध है आपको प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। किसका, प्राचीन काल में सूती कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए नए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित्र में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बगा बोल रहा है कि भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न प्रकार के उपहार में उल्लेख हर्षचरित्र में किया गया है। अब बोल रहा है कि भास्कर किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा भास्कर जो है ये असम का बर्मन राजवंश था। क्या, असम का बर्मन राजवंश। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पतन था, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये था मोटुपल्ली। कौन था, मोटुपल्ली। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सम्राट हर्ष ने बौद्ध धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर करवाया था। किसके बारे में है, सम्राट हर्ष के बारे में। बोल रहा है कि हर्ष जो है वो बौद्ध धार्मिक सम्मेलन करवाए थे। बोल रहा है कि वो आयोजन कहाँ कराए थे। तो आयोजन 2 जगह कराए थे, प्रयाग में भी और कन्नौज में भी। जब 2 ऑप्शन मिल गया तो ऑप्शन ई मार देना है। ठीक है, तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की है। तो कौन सा चीनी यात्री था जो बौद्ध शिक्षा केंद्र जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी यात्रा किया है। यहाँ भी आपको हैंसोंग किया था और इत्सिंग किया था। तो 2 लोग जब कर दिया है तो राइट आंसर कौन सा मार देना है, ऑप्शन ई इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी। किसके बारे में है, तो नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है बाबू, तो ये आपको कुमारगुप्त किया है। कौन, कुमारगुप्त। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहास तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किस व्यवसाय था। क्या बोल रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों राजवंशीय इतिहास और वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था, बोल रहा है। तो याद रखिएगा ये व्यवसाय किसका था बाबू, तो ये मगध का था। किसका था, मगध का था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी। मगध जो था प्राचीन भारत का एक दरबारी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है। बोला कि उसके काल में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष शिखर पर पहुंचा, ये तो सही है। उसे उज्जैन में द्वितीय राजधानी बनाया था। बोला कि उज्जैन में उसने द्वितीय राजधानी बनाया था, ये पूछा है।
तो याद रखिएगा ये भी बात सही है। जब दो कथन सही हो गया तो तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ई ऑप्शन दिया हुआ है जो एक से अधिक, तो चुपचाप एक से अधिक मार देना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन बढ़ते हुए अनुक्रम में है? बढ़ते हुए अनुक्रम में है ये पूछ रहा है कौन। तो अब हम लोग देखते हैं कौन बढ़ते हुए अनुक्रम में है। यहाँ पे देखो किस काल में, गुप्त काल का बात कर रहा है। तो सबसे पहले ग्राम होता था, ग्राम के बाद विथ्या, विथ्या के बाद विषय, उसके बाद भुक्ति, उसके बाद राज्य। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राएं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो गुप्त काल में जारी की गई जो स्वर्ण मुद्रा था उसको किस नाम से पुकारा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो उसको बाबू दीनार कहा जाता था। क्या बाबू? दीनार। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वर्ष को 12 चंद्रमास में विभाजित किया था? क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वर्ष को 12 चंद्रमास में विभाजित किया था, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये आपको माठर ने किया था। कौन? माठर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता है? क्या बोला? किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता है, ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा ये आपको धार्मिक न्याय। क्या? धार्मिक न्यास। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वी भारत में निम्नलिखित में से किस काल को रचनात्मक काल कहा गया है? तो पूर्वी भारत में निम्नलिखित में से किस काल को रचनात्मक काल कहा गया, ये क्वेश्चन दिया हुआ। तो याद रखिएगा चौथी से सातवीं सदी, चौथी से सातवीं सदी को बाबू रचनात्मक काल कहा गया, ये पूर्वी भारत में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन भारत में विशिष्ट पद संदर्भित, यानी प्राचीन भारत में विशिष्ट पद संदर्भित था। तो याद रखिएगा ये विशिष्ट पद था जो बाबू किससे संदर्भित था? तो ये आपको बलात्सरम से था। किससे था बाबू? बलात्सरम। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जबरन मजदूरी को बलात्सरम कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा किसने किया था बाबू? तो ये आपको यूनानियों ने किया था। कौन? यूनानियों ने किया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार कराया था? सुदर्शन झील को किसने जीर्णोद्धार कराया था, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा किसने करवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने। इसमें जो दिया हुआ है रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो सर्वाधिक बोल रहा है। तो सर्वाधिक जो किया था वो आपको किया था कुषाण। कौन? कुषाण। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध कला का महान केंद्र था? कुषाण काल में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध कला का महान केंद्र था, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे दो हो जाएगा। एक तो आंध्र प्रदेश का दोनों ही है, एक अमरावती तो हो ही जाएगा, एक हो जाएगा नागार्जुन कोंडा। ठीक है, ये दो हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया है? तो जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण किसने करवाया है, ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख किसका है बाबू? तो ये रुद्रदामन का है। किसका है? रुद्रदामन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्के पर जहाज का चित्र अंकित है? निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्के पर जहाज का चित्र अंकित है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा आपको यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के पर आपको जहाज का चित्र अंकित था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रशासन गौल्मिक कहलाता है था? क्या बोल रहा है? किसका प्रशासन जो है वो गौल्मिक कहलाता था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ग्रामीण क्षेत्र हो जाएगा। क्या? ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासक जो है वो गौल्मिक कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा था?
तो स्वयं को अनूठा ब्राह्मण किस शासक ने कहा था? तो याद रखिएगा वो शासक जो था उसका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए जो सातवाहन वंश का शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उन अभिलेख न केवल पश्चिमोत्तर भारत और सिंधु में ही बल्कि मथुरा, श्रावस्ती और कौशाम्बी, वाराणसी तक पाए जाते हैं। उपयुक्त कथन किस राजवंश के भौगोलिक विस्तार की ओर संकेत करता है? क्या बोल रहा है कि उनके अभिलेख न केवल पश्चिमोत्तर भारत और सिंधु में ही बल्कि मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी में भी पाए जाते हैं। बोल रहा है कि उपयुक्त कथन किस राजवंश की भौगोलिक विस्तार की ओर संकेत करता है? तो किसका करता है बाबू? तो याद रखिएगा ये कुषाण शासक को। कुषाण। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चौथी शताब्दी के दौरान उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहन के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति का उदय हुआ। यह स्थानीय शक्ति थी। क्या बोल रहा है कि चौथी शताब्दी के दौरान उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहन के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति का उदय हुआ था। उस स्थानीय शक्ति का नाम बताना है। तो याद रखिएगा वाकाट वंश। कौन? वाकाट। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि एरिथ्रियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया जाता था। तो एरिथ्रियन किसका यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया जाता था? तो एरिथ्रियन बाबू लाल सागर के लिए। किसके लिए? तो लाल सागर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? तो सर्वप्रथम भारत में सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो आपको यूनानियों ने, हिंदू यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत में सोने का सिक्का जारी किया था। अगला क्वेश्चन है कि अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या? अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ कि यह ब्राह्मण को दी गई भूमि थी, ये तो सही है। बोल रहा है कि यह एक सेना प्रमुख को दी गई उपाधि थी, ये गलत है। यह संतों को ठहरने का, ये भी गलत है। महिलाओं का एक गाँव था, ये भी गलत है। यहाँ पे सही कथन एक ही है, ब्राह्मणों को दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण साहित्य है? क्या बोला है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ में आपको अशोक का विवरण दिया गया है, यही क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वो बौद्ध ग्रंथ जो है महावस्पा में। किसमें? महावंसा में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी जो पाली में लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? तो किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा वो अभिलेख जो है प्रथम लघु अभिलेख में। किसमें? प्रथम लघु शिलालेख में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और ये कहाँ से मिला है बाबू? तो याद रखिएगा प्रथम लघु शिलालेख जो मिला है कर्नाटक के 3 स्थान से मिला है, कर्नाटका में मिला है। ठीक है, अगला उद्गोलान से मिला है, मध्य प्रदेश के गुर्जरा से मिला है और कर्नाटका के मस्की से मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? तो अशोक से पहले निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये अपनाया था अखनातुन ने। कौन? अखनातुन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा जो 1414वीं ईसा पूर्व सदी के मिस्र का शासक था अखनातुन, जो शांतिवादी नीति को अपनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? तो कौन अंतिम मौर्य सम्राट था बाबू? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो था आपको बृहदर्थ। कौन था बाबू? बृहदर्थ। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दिया गया था और शुंग वंश का नींव डाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को किसने पढ़ा बाबू? तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने। कौन? जेम्स प्रिंसेप। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मौर्य प्रशासन के संदर्भ में संनिधाता का पद संबंधित है। तो मौर्य प्रशासन में संधिदाता किसको कहा जाता था, वही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये राजकीय कोष और भंडार गृह का मुख्य संरक्षक को, किसके? राजकीय कोष और भंडार गृह का मुख्य संरक्षक को संनिधाता कहा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निगाली सागर लघु स्तंभ लेख का संबंध किस धर्म से है? क्या बोल रहा है? निगाली सागर
निगाली सागर लघु स्तंभ लेख का संबंध किस धर्म से है? यहाँ धर्म पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? महावीर से नहीं है पूछ रहा है, इनमें से कौन सा एक दिया हुआ है वो बोल रहा है। तो यहाँ पे दिया वैशाली, ये तो है। लुम्बिनी नहीं होगा, महावीर से नहीं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लुम्बिनी नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? तो उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? तो याद रखिएगा, द्विज किसके लिए प्रयुक्त होता था बाबू? तो उच्च वर्ण के लिए। किसके लिए? उच्च वर्ण के लिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? तो कौन कटवा दिया था बाबू? तो शशांक। कौन? बंगाल का शासक था शशांक जो था, यही बोध गया में बोध वृक्ष को कटवा दिया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं? किस दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कपिल मुनि हैं, ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा किसके हैं बाबू? तो ये आपको सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन जो है वो कपिल मुनि का है। सांख्य दर्शन किनका है बाबू? तो कपिल का है। ठीक है, सांख्य दर्शन। न्याय बोलेगा तो गौतम का है, गौतमी का है। ठीक है, योग दर्शन पतंजलि का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करके निम्नलिखित में से किसके लिए सरमन शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सरमन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा ये किसके लिए किया गया है बाबू? ये किया गया है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन से त्याग दिया हो। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो उसे सरमन कहा जाता था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में वैशाख संबंधित है। तो बौद्ध धर्म में वैशाख किससे संबंधित है, ये बोल रहा है। तो बौद्ध धर्म में वैशाख आपको बुद्ध की जयंती से संबंधित है। किससे है बाबू? बौद्ध की जयंती से संबंधित है। याद रखिएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि कौन सा जनपद जो है सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? तो याद रखिएगा ये मगध ही किया था। कौन? मगध किया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। मगध जो था अपने पड़ोसियों के विरुद्ध जो युद्ध करता था उसमें हाथियों को बड़े पैमाने पर प्रयोग करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के अनुसार आनंद वंदन और सुखदा किसे कहा जाता है? क्या बोला है कि आरंभिक बौद्ध ग्रंथ जो है सुत्त पिटक के अनुसार आनंद वंदन और सुखदा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये आपको कहा जाता है पशु को। किसको? पशु। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन महाजनपद नहीं है? तो महाजनपद नहीं है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा मगध तो है, ये है पंचाल, अहिछंद, गंधार तक शिला। पुहार नहीं है इसमें। कौन सा? पुहार नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्य संदर्भ किस में मिलता है? भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है? तो याद रखिएगा ये किस में मिलता है बाबू? तो ये आपको मिलता है यजुर्वेद में। कहाँ? यजुर्वेद। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यजुर्वेद में लोहे को बाबू श्याम अयस कहा गया है। ठीक है, श्याम अयस, कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में किस देवता की संतुति संग्रहित नहीं है? ऋग्वेद में किस देवता की बारे में मतलब चर्चा नहीं किया गया है? तो याद रखिएगा आपको इंद्र का तो किया गया है, वरुण, आकाश किया गया है। पशुपति के बारे में चर्चा नहीं किया गया। किन के बारे में नहीं किया गया बाबू? पशुपति जो थे ये हड़प्पा कालीन के मुख्य देवता थे। किसके? हड़प्पा कालीन के मुख्य देवता थे। तो ऋग्वेद में उनकी चर्चा नहीं किया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? यानी उत्तर वैदिक काल में कौन निम्नलिखित जो संदर्भ दिया गया है इनमें से कौन सा एक गलत कथन है, ये हमको चुनना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में बांटा गया था। ये तो बात सही है। बोला कि इस काल में चारों वर्णों में समानता थी, ये समानता नहीं थी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि उत्तर वैदिक काल ग्रंथों में जो था 3 उच्च वर्णों
और शूद्रों के बीच में विभाजन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा कि वैदिक काल में राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते क्रम में, और वैदिक काल के बारे में है। तो याद रखिएगा बढ़ते क्रम में करते हैं। पहले तो कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, और जन के बाद राष्ट्र बन जाता था। तो इस तरह कौन दिख रहा है, वो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल में दुहित्री निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता था। तो वैदिक काल में दुहित्री किसे कहा जाता था, यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा किसको कहा जाता है, बेटी को। किसको, बेटी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। कोट दीजी कहाँ है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये आपको मोहनजोदड़ो, कहाँ, मोहनजोदड़ो से संबंधित है। तो राइट आंसर कहाँ है, ऑप्शन बी। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है। तो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है। तो याद रखिएगा ये आपको पुस्तक है एस.एन. राय का। किनका है, एस.एन. राय। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सुरेंद्र नाथ राय का है। ठीक है, सुरेंद्र नाथ राय का बुक है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में धन्य कोठार अवस्थित है। सिंधु सभ्यता में धन्य कोठार अवस्थित है, ये क्वेश्चन है। तो सिंधु सभ्यता में धन्य कोठार है बाबू आपको किससे है, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, दो ऑप्शन दिख रहा है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा से भी है। तो इस तरह अगर सब तीन ऑप्शन दिख गया तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था। तो प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था, ये क्वेश्चन है। तो प्राचीन भारत में जो मेहरगढ़ था बाबू, वो बोलन घाटी का एक नौपाषण स्थल था। क्या था बाबू, बोलन घाटी का एक नौपाषण स्थल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे महापाषाण काल में मेगालिथ कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे महापाषाण काल में मेगालिथ कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो मेगालिथ किसे कहा जाता है बाबू, तो याद रखिएगा मेगालिथ जो कहा जाता है वो आपको कहा जाता है कब्र को। किसको, कब्र को। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है। कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख में मिली है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा ये तो आपको ब्राह्मी और अरमाइक खरोष्टी मिला हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि के उत्पादन शुरू हुआ है। तो सर्वप्रथम कृषि का उत्पादन किस काल में शुरू हुआ है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये आपको किस काल में, तो नौपाषाण काल में। कब, नौपाषाण काल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर तांबावर्ती अर्थात तांबावाली कहा जाता है। तो याद रखिएगा किस स्थल को तांबावती अर्थात तांबावाली कहा जाता है। तो वो स्थल पूछ रहा है। तो याद रखिएगा आहार को। किसको, आहार जो है प्राचीन नाम इसका तांबावती और तांबावाली था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिला है। तो रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख जो है बोला है कि किस अभिलेख में मिला है। तो अभिलेख जो है वो मंदसौर अभिलेख में। किसमें, मंदसौर अभिलेख। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना या रचनाएं हर्ष द्वारा रचित नहीं की गई है। हर्ष द्वारा नहीं किया गया है, ये बोल रहा है। तो इसमें से याद रखिएगा कौन सी रचना नहीं की गई है, ये क्वेश्चन है। तो हर्ष द्वारा 3 नाटकों की रचना की गई है बाबू, प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागानंद किया गया है। हर्षचरित जो है ये बाण भट्ट का है। किनका है बाबू, बाण भट्ट का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी रचना जो है हर्ष द्वारा रचित नहीं की गई है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वंश को पितृभक्त वंश भी कहते हैं। किस वंश को पितृभक्त वंश कहते हैं। तो पितृभक्त वंश बाबू आपको माठड़ वंश को। किसको, माठड़ वंश। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सातवाहन काल में चौत्य और बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। सातवाहन काल में चौत्य और बिहार के संदर्भ में बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा इनमें से जो हो जाएगा, देखते हैं। बोल रहा है कि चैतन्य अनेक स्तंभों पर खड़ा हॉल के समान होता है और बिहार में केंद्रीय सला होती है, बोल रहा है। फिर दिया हो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध बिहार कार्ले का है जो दक्षिण दक्कन में स्थित है। फिर दिया हुआ है आपको
ये पश्चिम में है, दक्षिण में नहीं है, ये तो गलत हो गया। फिर दे रहा है कि चैत जो है बौद्धों के मंदिर होते हैं, दिया कि चैत जो हैं ये बौद्धों के मंदिर होते हैं, दिया हुआ है। तो याद रखिएगा ये जो थे ये तो सही है। फिर दिया कि बिहार में बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था, ये भी सही है। तो 2 जब सही दिख गया और 1 भी सही है, तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। तो भारत में मध्य एशियाई आक्रमण के संदर्भ में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। तो याद रखिएगा हम लोग देखते हैं बाबू। तो पहले यूनान, उसके बाद शक, उसके बाद पहलो, कुषाण। तो कहाँ दिया हुआ है, यूनान, शक, पहलो, कुषाण। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में प्रचलित संस्था और संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो संस्था और संचार जो है बाबू ये आपको गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है। किससे है बाबू, तो गुप्तचर व्यवस्था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे कौटिल्य ने किस राजमार्ग की मध्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयोगी बताया था। क्या बोला कि कौटिल्य जो था बोला किस राजमार्ग में मध्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयोगी बताया था। तो याद रखिएगा वो उपयोगी बताया था आपको प्रतिष्ठान और श्रावस्ती राजमार्ग के लिए, प्रतिष्ठान और श्रावस्ती। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया गया था। तो याद रखिएगा किसको मंगवाया गया था बाबू, तो ये आपको मेरठ वाला और टोपरा को मंगवाया गया था। तो राइट आंसर 2 जब मिल गया तो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर है कि चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। तो चतुर्दान किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन है। तो चतुर्दान आपको संबंधित है आपको जैन सिद्धांत से। किससे है बाबू, जैन सिद्धांत। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कूटागार शालाओं के संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो कूटागार शालाओं का संबंध किससे है बाबू, तो ये आपको वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल है। क्या, वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि आपको भारत में निम्नलिखित आने वाले सही यानी भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम बताना है। तो याद रखिएगा इसमें आपको देखना पड़ेगा अच्छा से। तो सबसे पहले नागर संस्कृति के बाद आपको लोहे का हल, पंचमार्ग, सोने का सिक्का। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सेट्टी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयोग किया गया है। तो सेट्टी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो सेट्टी शब्द आपको वैश्य के लिए, किसके लिए, वैश्य के लिए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित यहाँ पे स्थल पूछ रहा है। तो बुद्ध के जीवन से यहाँ संबंधित 2 स्थल दिख रहा है, एक कौशल दिख रहा है, एक मगध दिख रहा है। जब 2 ऑप्शन मिल गया है तो क्या ऑप्शन राइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें कौन बुद्ध की माँ थी। तो बुद्ध की माँ कौन थी बाबू, तो जो बुद्ध की माँ थी वो उनका नाम क्या था बाबू, तो बुद्ध की माँ का नाम महामाया था। क्या था, महामाया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महाविभाषा जो बौद्ध धर्म का एक विश्वकोश है किस बौद्ध परिषद की कृति है। महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है किस बौद्ध परिषद की कृति है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये किस बौद्ध की है बाबू, तो ये आपको चतुर्थ परिषद है। किसकी है, चतुर्थ। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन यात्रियों में कौन इटली से था जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा किया था। तो विजयनगर में आया था निकोलस। कौन, निकोलस जो था ये इटली का था। निकोलस डी कांटी नाम था, ये इटली का रहने वाला था। और ये देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर में आया था। ठीक है, देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलस आया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पद्मा शाह का लेखक निम्नलिखित में से किसका बात कर रहे हैं,
पदशाहनामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो पदशाहनामा के लेखक जो बाबू अब्दुल हामिद लाहौरी हैं। कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का धार्मिक विवरण प्रस्तुत किया है? तो सती बालिका का धार्मिक विवरण किसने प्रस्तुत किया है? तो ये आपको प्रस्तुत बर्नियर ने। कौन? बर्नियर, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दक्षिण कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना की है? तो किस राजवंश ने दक्षिण कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना किया था? तो याद रखिएगा ये आपको गंग वंश। कौन? गंग, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कौन सा मध्यकालीन साम्राज्य है जो आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था? तो वो था आपको राष्ट्रकूट। कौन था बाबू? राष्ट्रकूट, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन देखिए, पाल वंश की स्थापना किसने किया था? तो पाल वंश, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पाल वंश की स्थापना किसने किया था बाबू? तो गोपाल ने किया था। कौन? पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक का बात कर रहा है तो ये मिहिर भोज था। कौन था बाबू? मिहिर भोज, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चोल साम्राज्य की स्थापना का बात है तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयलाल ने किया था। कौन? विजयलाल, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गजनवी राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो गजनवी राजवंश की स्थापना किया था आपको अल्तगीन। कौन? अल्तगीन किया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इमारत में से किस एक में पहली मौजूदा सही मेहराब पाई गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इमारत में से किस एक में पहली मौजूदा सही मेहराब पाई गई है? तो याद रखिएगा वो है आपको सुल्तान बलबन का मकबरा। किसका? बलबन का मकबरा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामिक शैली के निर्मित भारत का पहला मकबरा था। ठीक है, और इसी में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति में मेहराब का निर्माण कराया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तुंगभद्रा नदी, बोल रहा है कि तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य के भरण पोषण करती? तो तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये विजयनगर का। हाँ, विजयनगर, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो बंजारा कौन था मध्यकाल के इतिहास में, ये क्वेश्चन है। तो बंजारे आपको व्यापारी थे। क्या थे बाबू? व्यापारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत कहाँ का निवासी था? तो रजिया का विश्वास पात्र जो अमीर याकूत था वहाँ निवासी पूछ रहा है कि निवासी कहाँ का था? तो ये अबिसीनिया का था। कहाँ का था बाबू? अबिसीनिया का। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर जा पहुंचा था? तो कौन पहुंचा था बाबू? तो ये आपको चंगेज खान पहुंचा था। चंगेज खान, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। उस समय जो दिल्ली में सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश शासन कर रहा था जब ये चंगेज खान मंगोल आक्रमणकारी था, जलालुद्दीन का पीछा करते हुए आ गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए कि मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था? तो मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था? तो याद रखिएगा गुजरात आक्रमण के समय। किस समय? गुजरात आक्रमण के समय। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जब दिल्ली सल्तनत का सेना गुजरात आक्रमण के दौरान कर रहे थे तो गुजरात जो था वहीं पे लूट मार किया था लोग, सोमनाथ मंदिर को लूटा था लोग, तभी उसने मलिक काफूर को बंदी बनाया। ठीक है, और अलाउद्दीन को सौंप दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो नगद वेतन देने वाला सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान वो कौन था बाबू? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किया था? यानी किसके विस्तार के लिए दीवाने अमीर कोही की स्थापना जो था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था? तो याद रखिएगा ये किसके लिए किया था? तो कृषि के लिए। किसके लिए?
कृषि के विस्तार के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग करके रूप में वसूलने की नीति अपनाया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग करके रूप में वसूलने की नीति को अपनाया था। तो याद रखिएगा ये आपको फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है। रहट किससे संबंधित है ये दिया हुआ है। तो दिल्ली सल्तनत में रहट बाबू सिंचाई से संबंधित है। किससे है? सिंचाई से। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान की राजधानी गुलबर्ग को बीदर स्थानांतरित किया था। यानी बहमनी साम्राज्य का सुल्तान कौन था जो अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर में स्थानांतरित किया था। तो याद रखिएगा वो आपको किया था अहमद शाह बहमनी। कौन? अहमद शाह बहमनी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो गुजरात राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो आपको अहमद शाह प्रथम है। कौन है? अहमद शाह प्रथम। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रौजाइनुल फतूह नामक साहित्य निम्नलिखित में से किन शासकों के शौर्य का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा किन शासकों का किया गया है बाबू। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में किया गया। किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि खानकाह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो खानकाह किससे संबंधित है बाबू। तो ये सूफी आश्रमों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचार को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा किस सूफी संत के विचार को जो धर्म पंजाब सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ उसमें शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा वो उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है बाबू फरीद जो थे फरीरुद्दीन गजे शंकर लिख दिया है। फरीद जो थे उनके विचार को आदि ग्रंथ में रखा गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दर्शन की कौन सी शाखाएं भौतिकवाद में आस्थाएं रखती है। तो भारतीय दर्शन की कौन सी शाखा भौतिकवाद में आस्था रखती है। तो याद रखिएगा वो कौन सी शाखा है ये बोल रहा है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको सांख्य भी रखती है वैशेषिक भी रखती है। जब दो रखती है याद रखिएगा लोकायत भी रखती है। ठीक है 3 गो रखती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जब 3 हो गया तो ऑप्शन ई मार देना है। अगला क्वेश्चन है कि फर्ज ए इजिदी के विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। बहुत टफ क्वेश्चन दिया है। फर्ज ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये आपको शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी। कौन? शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी। राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर के दरबार में सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। तो उसका नाम जानते हैं क्या है? उसका नाम आपको मोहम्मद हुसैन है। क्या है? मोहम्मद हुसैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित। तो मुगल काल में शेर मंडल हुमायूं का पुस्तकालय। ठीक है हुमायूं का पुस्तकालय। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए थे। क्या बोल रहा है कि अकबर के दरबार में कौन सा आया था लोग इसमें से बोल रहा है। तो याद रखिएगा इसमें से 2 लोग आया था अक्वावीवा और मानसरेट। ठीक है तो 2 लोग आया था। तो 2 जब ऑप्शन 2 दिया है तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर। ठीक है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दो अस्पाशाही अस्पाह की पद्धति प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा 2 अस्पाशाही अस्पा पद्धति का जो प्रारंभ किया था वो किया था जहांगीर। कौन किया था? जहांगीर। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों की शिविर नगर की संज्ञा की दी है। तो याद रखिएगा मुगल कालीन शहरों की शिविर नगर की संज्ञा किसने दिया है? किसी यात्री ने। तो याद रखिएगा वो यात्री बर्नियर था। कौन था बाबू? बर्नियर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से है। तो हरकार कौन सा विभाग कहलाता था मुगल काल में? तो ये आपको डाक विभाग। कौन सा विभाग? डाक विभाग। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन
सी अगला क्वेश्चन है कि नादिर शाह के आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो नादिर शाह जो आक्रमण किया था 1739 में किया था, और उस समय जो मुगल बादशाह था वो मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने और अपनी छवि अंकित करने वाला प्रथम प्रथा किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने और अपनी छवि को अंकित कराने वाला जो प्रथा शुरू किया था वो किया था आपको जहांगीर ने। कौन? जहांगीर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों और राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार किया था? यहाँ पे शासक पूछ रहा है, ये कौन किया था? तो याद रखिएगा, ये शासक किया था शेरशाह। कौन? शेरशाह। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बाबर का भारत पर आक्रमण की न्योता से संबंधित कौन था? तो बाबर को आक्रमण न्योता कौन दिया था ये बोल रहा है। तो या सॉरी, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाबर का भारत पर आक्रमण का नेता किसने दिया था? तो दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी ने दिया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पुत्र तानसेन को संरक्षण दिया था? अकबर के पुत्र तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो तानसेन को संरक्षण किसने दिया था बाबू? तो तानसेन को संरक्षण आपको भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। कौन? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार द्वारा सिखों के चिकित्सक के रूप में आया था? तो याद रखिएगा, इसमें आया था फ्रांसवा बर्नियर। कौन? फ्रांसवा बर्नियर आया था जब जो शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था, तो उसी समय आया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये फ्रांसीसी एक चिकित्सक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 14 जनवरी 1761 को हुआ था, और बोल रहा है कि उस समय पेशवा कौन था? तो याद रखिएगा, उस समय जो पेशवा था वो था आपको बालाजी बाजीराव। कौन था? बालाजी बाजीराव। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसका कार्यकाल जो था 1740 से लेकर 61 तक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रज्जाक समरकंदी का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक समरकंदी का संबंध किस देश से है बाबू? तो याद रखिएगा, ये देश से है हेरात। क्या है? हेरात। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। हेरात यानी अफगानिस्तान में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन हमको देखना है। देखते हैं। कह रहा है कि उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की कला एवं साहित्य एक दयाशाली संरक्षक के रूप में ख्याति से आकर्षित होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। ये तो सही है। वह मुल्तान और उक्ष के रास्ते दिल्ली पहुंचा था। ये भी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया था। ये भी सही है। श्रीलंका में भी उसे काजी के पद पर प्रदान किया गया था, जो बात गलत है। यहाँ पे गलत कथन का बात कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किताबुल हिंद में अलबरूनी की किसकी चर्चा किया है? तो किताबुल हिंद में अलबरूनी ने किसकी चर्चा किया है? तो याद रखिएगा, ये आपको किताबुल हिंद में जो अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, ये धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल के बारे में दिया गया है। ठीक है। तो खगोल के बारे में दिया भी गया है, धर्म के बारे में भी दिया गया है, दर्शन के बारे में भी दिया गया है। जब दिख रहा है कि यहाँ पे दो चीज़ दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई मार देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई थी। तो चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई थी, ये क्वेश्चन है। तो चोल काल में ग्राम प्रशासन जो उर और महासभा था वही हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा? ग्राम प्रशासन जो थी वो उर और महासभा थी। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी ने किस वंश से संबंधित होने का दावा किया था? तो महमूद गजनबी जो है वो किस वंश से होने का दावा किया था? तो याद रखिएगा, वो आपको वो अफरासियाब वंश से। किससे? अफरासियाब। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन शासन किया है? तो कौन सा किया है? यहाँ पे देखो, संगम भी किया है, सालू किया है, तुलु अरविलु किया है, ये सारे लोगों ने किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी में विजयनगर के
भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाशन में लाए गए थे? हम्पी में विजयनगर के जो है भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए थे, ये बोल रहा है। तो किसके द्वारा लाया गया था? तो याद रखिए कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूफी संत जो है निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान किया था? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे ये सूफी संत थे और बोला किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान किए थे? तो याद रखिएगा अमीर खुसरो। किसको? अमीर खुसरो। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान किया था? तो राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दिया था? तो याद रखिएगा राजा रामचंद्र को दिया था। किनको? राजा रामचंद्र। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैन मुनि जो है जिन प्रभासुरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित थे? तो याद रखिएगा ये जैन मुनि थे जिन प्रभासुरी। बोला किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित थे? तो याद रखिएगा ये आपको मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से संबंधित थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किससे संबंधित है? तो दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किससे संबंधित है बाबू? तो ये आपको मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाले हिंदू प्रजा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी? तो याद रखिएगा किसने किया था? तो ये आपको कृष्णदेवराय द्वितीय ने। कौन? कृष्णदेवराय द्वितीय। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैनुल आबिदीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत कथन? तो इसमें से उसने जजिया और गौवध बंद कर दिया था। तो किया था। महाभारत और राजनीति में फारस में अनुवाद किया था, ये किया था जैनुल आबिदीन ने। उसने संगीत पर पाबंदी लगा दी, ऐसा नहीं किया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले हैं? निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ मिले हैं? तो कहाँ मिला है बाबू? तो याद रखिएगा वो आपको मिला है टोपरा और मेरठ। कौन? टोपरा और मेरठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था से नहीं है? इसमें से कौन सा जो व्यवस्था है जो एकता व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा इनमें से जो हो जाएगा वो हो जाएगा एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन किस शासक वर्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्र न होकर कुली तंत्र था? तो किसके बारे में कहा जाता था बाबू? तो ये आपको कहा जाता था लोधी वंश के बारे में। किसके बारे में? लोधी वंश के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष से कहा जाता है? तो सिद्ध पुरुष किस सूफी संत को कहा जाता है? तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। किनको? निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत ने दोहे गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया है? तो किसने किया है बाबू? तो याद रखिएगा रैदास ने। कौन? रैदास। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर सही चुनिए। तो बाबर के संदर्भ में चुनते हैं, सही कथन का बात कर रहा है, सही कथन चुनना है हमको। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक तो बाबर था। बाबर सर्वप्रथम फरगाना का शासक था, ये तो था ही। 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया, ये भी कर लिया। तैमूर वंश का था। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किया था। देखो यहाँ पे ऑप्शन ई इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहाँ के राज्यकाल में दिया जाता है? किस एक का श्रेय शाहजहाँ के राज्यकाल को दिया जा सकता है बोल रहा है? तो याद रखिएगा एक क्या बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ई क्यों हो जाएगा? कि शाहजहाँ ने आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया है। ठीक है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया है। ठीक है, लाल किला भी वही बनाया है। ठीक है, तो इस तरह 2 ऑप्शन मिल गया है तो ऑप्शन ई मार देना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही नहीं है। हुमायूं के बारे में कौन सा सही नहीं है। अब देखते हैं कौन सा सही नहीं है। दे रहा कि कन्नौज की हार के बाद इसे ईरान के शाह के दरबार में शरण मिला था। ठीक है, तो ये तो सही है। बोल रहा है कि 1555 में दिल्ली पर फिर अधिकार कर लिया था। सही बात है, कर लिया था। इसकी मृत्यु पुस्तकालय में सीढ़ी से गिरने से हुआ था। ये भी बात सही है। इसका मकबरा अकबर ने बनवाया था, जो बात गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो पत्नी थी ना वही बनवाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित है। तो याद रखिएगा वो व्यक्ति है आपको टोडरमल। टोडरमल जो था पहले शेरशाह के शासनकाल में उसके दरबार में था, उसके बाद में अकबर के दरबार में चला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईने दहसाला जो है वो टोडरमल ही लाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फर-ए-इजदी दिव्य प्रकाश नामक अवधारणा जिसका अर्थ है राजस्व सत्ता भगवान से निकलने वाली रोशनी है और सूर्य से निकलने वाली एक किरण है, दी गई है। ये किसके द्वारा बोला गया है। तो याद रखिएगा ये आपको बोला गया है अबू फजल के द्वारा। किसके द्वारा, अबू फजल फर-ए-इजदा में दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ये आपको संबंधित है मराठा भू राजस्व से। किसे, मराठा भू राजस्व से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा है। तो किस राज्य को रुहमा कहा है। तो याद रखिए सुलेमान जो है किस राज्य को रुहमा कहा है। तो याद रखिएगा वो आपको किस राज्य को कहा है, तो पाल राज्य को। किसको, पाल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतरिक्ष और दीपांकर अतीश कौन थे। तो कौन थे बाबू, संतरिक्ष और दीपांकर। तो ये आपको एक बौद्ध विद्वान थे। कौन थे बाबू, बौद्ध विद्वान। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित है। तो चोल साम्राज्य में गिल्ड किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो गिल्ड आपको संबंधित है व्यापारिक श्रेणियों से। किसे, व्यापारिक श्रेणियों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंदवार का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो चंदवार का युद्ध जो हुआ था बाबू वो किसके किसके बीच हुआ था। तो याद रखिएगा जयचंद और मोहम्मद बिन साम के बीच। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सॉरी। तो चंदवार का युद्ध जो हुआ था वो किसके किस पे युद्ध हुआ था, जयचंद और मोहम्मद बिन साम ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का संघातिक प्रहार किस युद्ध से हुआ है। तो याद रखिएगा कौन सा युद्ध से हुआ था बाबू। तो याद रखिएगा ये हुआ था तालीकोट 1565। कौन, तालीकोट 1565। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलुग खां के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलुग खां। तो उलुग खां किसको कहा जाता है बाबू, तो उलुग खां मोहम्मद तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को उलुग खां कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुगलक राजवंश की स्थापना किसने किया। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने किया है बाबू। तो ये आपको किया है, किसने किया है, तो वो आपको गयासुद्दीन तुगलक ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया था। तो दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक है जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा तय किया था। तो ये आपको तय किया था अलाउद्दीन खिलजी। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया है। तो बहमनी राज्य का बात कर रहा है। तो बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया है बाबू, तो अलाउद्दीन हसन दिया हुआ है। कौन, अलाउद्दीन हसन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हसन गंगू। ठीक है, इसको हसन गंगू, भारत में गंगू नाम से एक ब्राह्मण सेवा करता था इसलिए इसे हसन गंगू भी कहा जाने लगा। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य हसन गंगू ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सजदा और पैगोश रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ किया था। तो सजदा और पैगोश जो ये आप किस शासक ने किया था, तो बलबन ने। किसने, बलबन ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त एवं की नीति। तो रक्त एवं भी बलबन ने लाया था। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया है। तो याद रखिएगा नायक का खिताब अमीर खुसरो को। किनको, अमीर खुसरो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।